गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इसमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन, अ जनरल इंट्रोडक्शन। ऑस्मो रेगुलेशन या परासरण नियमन। प्रत्येक प्राणी को अपने शरीर के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए वाटर आवश्यक है। हमारे प्रोटोप्लाज्म में ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। एनिमल और प्लांट सेल दोनों में ही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड काफ़ी अमाउंट में पाया जाता है, जिसमें मैक्सिमम क्वांटिटी में वाटर होता है। वाटर हम खाने के साथ सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में दोनों तरह से लेते हैं। वाटर हमारी बॉडी में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आता है और एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकलता है, जिसमें स्वेट के फॉर्म में और यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलता है। वाटर का इनटेक और एक्सक्रीशन दोनों इसलिए नेसेसरी है ताकि बॉडी का एक बैलेंस बना रहता है। अंदर के टिश्यूज के में वाटर का कंसंट्रेशन और बाहर के टिश्यूज में वाटर कंसंट्रेशन इक्वलेंट होने पर ही एक स्टेडी स्टेट संभव होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बॉडी से जो बाहर से आता है पानी वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा फिर हमें सॉल्ट भी लेना कंपलसरी होता है। जैसे खाने में हम सॉल्ट लेते हैं। एक सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इसमें कहते हैं वाटर रेगुलेशन बना रहना चाहिए। ऑस्मो रेगुलेशन को यदि हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं तो ऑस्मो रेगुलेशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा सजीव अपनी बॉडी के अंदर प्रोटोप्लाज्म और वाटर की एक निश्चित मात्रा बनाए रखते हैं तथा बॉडी फ्लूइड एक स्टेबल ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ सॉल्ट एवं कंसंट्रेशन दोनों ही निश्चित रहते हैं, जिससे कि सॉल्ट का कंसंट्रेशन बॉडी में बना रहता है। ऑस्मो रेगुलेशन, मैनेजमेंट ऑफ बॉडीज वाटर कंटेंट एंड सोल्यूट कंपोजिशन, कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सोल्यूट बिटवीन इंटरनल फ्लूइड एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स ऑस्मोसिस। इन तीनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन वर्ड का सबसे पहले उपयोग होबर ने 1902 में किया। उन्होंने 3 तरह से एनिमल बताए: आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक जिसे पराशरी जंतु भी कहते हैं, इनमें बाहर और अंदर दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होती है। बॉडी फ्लूइड में सॉल्ट की कंसंट्रेशन आउटर एनवायरनमेंट में और इनर में बराबर होती है, इसलिए ये आइसोटोनिक कहलाते हैं। ऐसे एनिमल्स में वाटर रेगुलेशन की कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि इनके बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर बाहर के बराबर होता है। इन एनिमल्स के शरीर में बाहर एवं अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन भी बराबर होती है, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर भी बराबर रहता है। दूसरी तरह के एनिमल्स होते हैं हाइपोटोनिक एनिमल। ऐसे एनिमल जो कम सॉल्ट कंसंट्रेशन वाले जलीय माध्यम में रहते हैं, ये हाइपोटोनिक कहलाते हैं। इन एनिमल्स में दैहिक तरल में सांद्रता प्रवणता, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में अंतर होने के कारण वाटर लगातार बॉडी में एंटर होता रहता है। वाटर की अधिक मात्रा में अंदर आने से वाटर बैलेंस बनाए रखने हेतु लगातार शरीर से जल बाहर निकलता रहता है। जैसे प्रोटोजोअन्स और क्रस्टेशियन में इस स्थिति को मुकाबला करने के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती हैं, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करती हैं। तीसरी तरह के जंतु होते हैं हाइपरटोनिक। ऐसे एनिमल्स
जिनमें हायर सॉल्ट कंसंट्रेशन वाले जलीय माध्यम में रहते हैं वो हाइपरटोनिक कहलाते हैं। इन एनिमल्स में वाटर लगातार बॉडी से बाहर निकलता रहता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है बोनी फिशेज, जिनकी बॉडी में शरीर से वाटर लगातार बाहर निकलता रहता है। तो इनमें कई बार प्रॉब्लम भी आ जाती है, इनमें डिहाइड्रेशन का खतरा भी बना रहता है। ऑस्मोसिस परासरण को यदि हम देखते हैं, ऑस्मोसिस इज अ स्पॉन्टेनियस नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू अ पर्टिकुलरली परमेएबल मेम्ब्रेन into a region of higher solute concentration in the direction that tends to equalize the solute concentration on the two side। ऑस्मोसिस के बारे में, परासरण के बारे में यदि हम पढ़ते हैं तो इसमें मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। इसे हम आगे डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। ऑस्मोसिस प्रोवाइड्स द प्राइमरी मीन्स विच वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। ऑस्मोसिस में वाटर सेल के अंदर और बाहर प्रोवाइड होता है। डिफरेंस इन कंसंट्रेशन बिटवीन सॉल्यूशन आइदर साइड ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कॉल्ड ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ये जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है और एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बना रहता है। यहाँ हम इस डायग्राम के उससे माध्यम से समझेंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। एक एरिया से दूसरे एरिया में कंसंट्रेशन चेंज ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहलाता है। यहाँ दो डायग्राम दिए हुए हैं, इन दोनों को देखते हैं तो पहले वाले डायग्राम में हम देखते हैं लेफ़्ट साइड में मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा लग रहा है जबकि राइट साइड में कम लग रहा है। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जैसा कि पहले बताया था कि ये बीच में जो मेम्ब्रेन है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। एट द फर्स्ट द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज वेरी हाई ऑन द लेफ्ट साइड। पहले वाले में सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है बट ओवर द टाइम द वाटर मूव्स अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड डायलूट्स द पार्टिकल। लेकिन धीरे धीरे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन चलता रहता है और बाद में कंसंट्रेशन इसकी कम हो जाती है और दोनों में इक्विलिब्रियम बना रहता है। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट हम इस डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे। यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्लियर दिखाई दे रही है और इन्हीं मॉलिक्यूल्स को एलेबोरेट करके दिखाया गया है। लेफ्ट साइड में हायर कंसंट्रेशन वाटर है और राइट साइड में लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है। तो सिंप्लीफाई हम समझ सकते हैं सिंपल वे में कि लेफ़्ट साइड से जहाँ हायर कंसंट्रेशन से उससे लोअर कंसंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा और जब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों तरफ बराबर नहीं हो जाता। एक और डायग्राम से समझेंगे। इसमें देखिए दोनों तरफ इसमें बहुत क्लियर दिखाई दे रहे हैं। लेफ़्ट साइड में बहुत ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन है और राइट साइड में मॉलिक्यूल्स का नंबर इतना कम है कि आप आसानी से इनको काउंट कर सकते हैं। ओवर द टाइम मॉलिक्यूल्स विल मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन until the concentration of solute is equal on both sides. This type of solution called isotonic solution। ये आपको इसलिए दोबारा बताया जा रहा है कि इसमें आप देखें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट होता है और जब मूवमेंट होता है तो नेक्स्ट इसमें देखिए दोनों में मॉलिक्यूल्स इक्वल साइज के हो जाते हैं। ऐसा सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। अब एनिमल्स के केस में देखते हैं तो एनिमल्स में मेरीन एनिमल जिनमें हम यहाँ फिश को डिस्कस करेंगे। मेरीन बॉडी फिशेज आर हाइपोऑस्मोटिक टू सी वाटर। साथ साथ हम ये डायग्राम देखते हैं। ये मेरीन बॉडी फिश है, ये हाइपोऑस्मोटिक होती है सी वाटर के थ्रू, लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस एंड गेन सॉल्ट बाय डिफ्यूजन। वाटर को ऑस्मोसिस के द्वारा ये लूज कर रही है, छोड़ रही है वाटर को बाहर। राइट साइड में देखिए ऊपर की तरफ ऑस्मोटिक वाटर लूज थ्रू गिल्स
and other parts of the body. Balance water loss by drinking sea water. वाटर लॉस को बैलेंस करने के लिए ये सी वाटर को ले रही है, गिल्स से भी ले रही है और माउथ से भी ले रही है. बैलेंस वाटर लूज बाय ड्रिंकिंग सी वाटर एंड एक्सक्रीटिंग सॉल्ट्स, और सॉल्ट्स को एक्सक्रीट कर रही है. ये एक्सक्रीशन राइट साइड में नीचे की साइड देखेंगे, एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट आयंस एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन स्कैंडी यूरिन फ्रॉम किडनीज. नेक्स्ट हम फ्रेश वाटर फिशेज में देखते हैं. इसके जस्ट अपोजिट होता है फ्रेश वाटर फिश में. फ्रेश वाटर एनिमल कॉन्स्टेंटली टेक इन वाटर बाय ऑस्मोसिस. फ्रेश वाटर फिश को देखेंगे तो ये कॉन्स्टेंटली वाटर ले रही है, गिल्स के थ्रू भी और माउथ के थ्रू भी ले रही है, फ्रॉम द हाइपोऑस्मोटिक एनवायरनमेंट. लूज सॉल्ट बाय डिफ्यूजन, और सॉल्ट को डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकाल रही है क्योंकि वाटर बैलेंस को इक्वल बनाए रखना है. बाय एक्सक्रीटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन. ये राइट साइड में नीचे की ओर देखेंगे, एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट आयंस, a large amount of water in dilute urine from kidneys. Salt loss by diffusion are replaced in food and by uptake across of gills. जो सॉल्ट का लॉस होता है उसको ये फूड के थ्रू और गिल्स के थ्रू ले लेती है. यहाँ गिल्स की साइड में देखिए अंदर की ओर आ रहा है और माउथ से भी अंदर आ रहा है. अब हम लैंड एनिमल के केस में देखते हैं. लैंड एनिमल के केस में हम अपने आप को ही देखते हैं या और एनिमल्स को देखते हैं तो हमारी बॉडी की जो आउटर कवरिंग होती है, जो स्किन होती है, वो थिक होती है. जहाँ थिक स्किन होती है तो वाटर बॉडी से कम बाहर निकलता है. तो बॉडी कवरिंग ऑफ मोस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हेल्प टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन. मोस्टली एनिमल्स की इतनी कवर होती है बॉडी, थिक लेयर से होती है कि पानी बाहर नहीं निकल पाता. ह्यूमन बींग्स में स्वेट के थ्रू थोड़ा पानी बाहर निकलता है. डेजर्ट एनिमल गेट्स मेजर वाटर सेविंग फ्रॉम सिंपल एनाटॉमिकल फीचर एंड बिहेवियर सच एज अ नॉक्टोरियल लाइफ स्टाइल. डेजर्ट एनिमल जितने भी होते हैं उनकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ऐसा होता है कि बॉडी से पानी ज़्यादा बाहर नहीं निकलता, उनकी थिक स्किन होती है. इसके अलावा डेजर्ट में जितने भी एनिमल होते हैं वो नॉक्टर्नल एनिमल होते हैं, वो रात के समय बाहर निकलते हैं क्योंकि रात के समय उन्हें पानी ज़्यादा नहीं पीना पड़ता और बॉडी से भी पानी कम बाहर निकलता है. यदि वही एनिमल दिन में निकलेंगे तो उस समय गर्मी होगी तो उनका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगी और पानी ज़्यादा बॉडी से बाहर निकलेगा. लैंड एनिमल्स मेंटेन वाटर बैलेंस बाय ईटिंग मॉइस्ट फूड एंड प्रोड्यूसिंग वाटर मेटाबॉलिकली थ्रू सेलुलर रेस्पायरेशन. लैंड एनिमल्स मेंटेन रखते हैं वाटर बैलेंस को, वो मॉइस्ट फूड लेते हैं, लिक्विड फूड लेते हैं और मेटाबॉलिकली सेलुलर रेस्पायरेशन से बॉडी रहती है. तो आज हमने पढ़ा ऑस्मोसिस, ऑस्मो रेगुलेशन, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक एनिमल्स एंड आइसोटोनिक एनिमल्स. इसके अलावा डायग्राम के माध्यम से हमने देखा कि किस तरीके से ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखते हैं मेरीन फिश में, लैंड एनिमल्स में एंड फ्रेश वाटर फिश में. थैंक यू.